हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि 8 जून से पेपर की शुरुआत होने जा रहा है और आज 6 जून हो चुका है, यानी केवल हमारे पास एक दिनों का समय बाकी है। तो इस क्लास में साथियों हम लोग अति संभावित पेपर से पहले उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके शिफ्ट के लिए अति संभावित रहने वाले हैं। पूरे 66 सवाल इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के। और आप सभी का टारगेट, एक छोटा सा टारगेट है, यदि आपने 35 सवाल ठीक कर लिया तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की होने वाली है और आप अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास में यदि आप लोग का अधिक स्कोर बनेगा तो समझिए कि आप अपने रियल शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में। तो आज के इस क्लास के सारे सवालों को आप तैयार करेंगे और एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आप सभी का क्या इस क्लास में कितना स्कोर बन पा रहा है। 66 सवालों में से कि आप सभी का 35 सवाल ठीक बनता है। और 5 तारीख से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जिनका एग्जाम 8 तारीख को स्टार्ट होने वाला था उनका एडमिट कार्ड 5 तारीख को डाउनलोड हो चुका है और जिनका एग्जाम 9 तारीख को होने वाला है उनका एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और जिनका एग्जाम 10 जून को होने वाला है तो साथियों उनका एडमिट कार्ड कल यानी 7 जून को डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट बता दिए कि आपका एग्जाम 8 जून को होगा कि 9 जून को होगा या 10 जून को, क्योंकि साथियों उसी तरह हमें आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। ओके, तो साथियों आज के इस क्लास के सारे सवालों को आप देखेंगे, उसे तैयार करेंगे और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि काफ़ी अच्छा स्कोर करें। ठीक है, लास्ट में स्कोर पूछेंगे। इन 66 क्वेश्चन में से आप सभी कितना स्कोर बनेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से स्थित किस भाग का संबंध राजभाषा से है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में स्थित किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो याद रखिएगा, भाग 17 से संबंधित है। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो पूरे 29 प्रश्न पूछे गए थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था वो क्या था भाई? तो तेज था, सतत था और अधिक समावेशी विकास था। तो भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था ये 2012 से लेकर 17 तक चला था और ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना भी था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में कहे जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में कहे जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा वर्ग 18 में शामिल होते हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, पोंगल त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोंगल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो साथियों इनमें से ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जो कि हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो वो कथक भाई, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कथकली केरल का है, सत्रिया असम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे? तो साथियों जो पहला एशियाई खेल हुआ था वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ? तो साथियों भारत में नियोजित आर्थिक विकास किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये 1951 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए और साथियों आगे बढ़ने से पहले पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। यदि साथियों आप सभी के पास 1 या 2 दिन का समय बाकी है तो भाई ये पेपर में छपने वाला प्रश्न आप अभी तुरंत मंगा लीजिए। इसके अलावा साथियों आप सभी को पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भाई जो हर बार पूछे जाते हैं। और इस बार भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने रियल शिफ्ट में देखने को मिलेगा। यदि आपने एक सरसरी नज़र में इस पीडीएफ को देख लिया तो प्लस 100% एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है प्लस जिन भी स्टूडेंट की तैयारी हो चुकी है वो साथियों इस पीडीएफ को मंगाएंगे, क्योंकि देखिए उनका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है।
ओके, तो बस आप सभी को इतना ही करना है और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है भाई अंतिम 2 दिनों में। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट किसमें कवर होने वाला है भाई, ऑल क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के। ओके साथियों, तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए और मात्र साथियों 25 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन को अपने पास मंगा लीजिए अभी तुरंत, क्योंकि भाई आपके एग्जाम में 1 दिन का समय केवल बाकी है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वैद्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वैद्य समाज की स्थापना 1864 में हुई थी ना, केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने किया था, लेकिन कहाँ पर किया था? तो मद्रास में हुई थी वैद्य समाज की स्थापना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल की, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? तो साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 161 में इसका वर्णन है, इसका उल्लेख है। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ये किसका प्रावधान करता है? तो साथियों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है वो किसका प्रावधान करता है? तो राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है अनुच्छेद 12। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? तो साथियों वो कौन सा स्थल है जो कि घोड़ नदी पर स्थित है, जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? तो वो साथियों इनाम गांव है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1946 में हुआ था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और एक बात, अभी तक आप लोगों ने क्लास में हैं तो क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई आप लाइक करिए, और चैनल पे आप नए हैं अभी तक तो आप भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि अंतिम 2 दिनों में आपकी जितने भी लाइव क्लास चलेगी प्लस रिकॉर्डेड क्लास आएगी, आप सभी को पूरा क्लास देखना है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन साथियों आपके 8 जून के लिए, 9 जून के लिए, 10 जून के लिए कराने वाले हैं। प्लस 8 जून का पेपर कैसा आएगा, पूरे पेपर का विश्लेषण भी दिया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे सभी स्टूडेंट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कुम्मी नृत्य यानी कुम्मी डांस का संबंध किस राज्य से है? कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किए जाने वाले योगदान का अनुपात वर्ष 1950-51 में 11.8 से बढ़कर वर्ष 1990-91 में कितने प्रतिशत हो गया? तो साथियों औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए जाने वाले योगदान का अनुपात वर्ष 1950-51 में 11.8% से बढ़कर वर्ष 1990-91 में कितना प्रतिशत हो गया टोटल? तो स्टूडेंट याद रखिएगा 24.6% हो गया, बढ़कर 11.8% है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक है कि उसकी परिधि कितने सेंटीमीटर से लेकर कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक है कि उसकी परिधि कितने सेंटीमीटर से लेकर साथियों कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? तो 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, गौतम बुद्ध जी ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? गौतम बुद्ध जी ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को और कौन सा बेरोजगारी कहते हैं? अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को भाई प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? सर जी बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने कराया था, लेकिन साथ 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी तो कर दिया गया था। इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1969 से लेकर 1974 तक चला था। तो इसके लिए जो विकास लक्ष्य था वो किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? तो निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोगा नवमी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। 60 फुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु गेंद का भार कितने किलोग्राम का होता है? 60 फुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु गेंद का भार कितने किलोग्राम का होता है? तो याद रखिए 7.26 किलोग्राम का होता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो भाई ठाठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप सभी का इन डेट को एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि साथियों उसी तरह आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन, और जिस तरह से आपको 8 जून का पेपर समाप्त हो जाएगा तो रात में हम उसी तरह पेपर का सोल्यूशन भी करवाएंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो साथियों कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो वो कथक है भाई, जो यूपी का है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु इनमें से कौन थे? तो वो कौटिल्य थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो वो किस बल के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है? तो साथियों जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो किस बल के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है? तो याद रखिए साथियों जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है यानी कि अभिकेंद्र जो बल होता है इसके कारण। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, सबसे ज्यादा अधिकार जो प्राप्त शासक होता उसके लिए एक शब्द क्या बनेंगे? तो उसे अधिनायक कहेंगे भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों हम आप सभी को एक टारगेट दे रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट को रियल पेपर में अपने टैकल करना है। तो साथियों जैसा कि आप सभी का पेपर पूरे 120 मिनट में होने वाला है, यानी 2 घंटे में आप सभी का पूरा पेपर होगा। आपका पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर होने वाले हैं। तो साथियों इस 120 मिनट में आपको 38 सवाल देखिए जीके मिलेगा हल करने के लिए, 37 सवाल हिंदी का मिलेगा, 20 सवाल गणित का मिलेगा और साथियों 55 सवाल आपका रीजनिंग का मिलेगा। तो इस तरह से 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी एक प्रश्न पर 2 नंबर आपको है ना, 300 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा। ठीक है, और साथियों सबसे पहले आपका मन तो आपको या तो जीके के सवालों को हल करना है सबसे पहले, दूसरे के नंबर पे आपको जीके के सवालों को हल, पहले पे हिंदी पे जाना है, दूसरे के पे जीके जाना है, तीसरे के पे आपको रीजनिंग पे जाना है, चौथे में और अंतिम में साथियों आपको मैथ के सवालों को टैकल करना है। ऐसा हम इसलिए कर देखिए जीके और हिंदी पे तो सवाल को पढ़ेंगे, यदि आपको आता रहेगा तो आप तुरंत गोला भरकर आगे बढ़ जाएंगे भाई। यदि मैथ पे आप फंस गए तो वहीं से जानते हैं कॉन्फिडेंट जो आपका लूज हो जाएगा भाई। ये बहुत बड़ी वो होती है, इफेक्ट पड़ती है जब कोई भी सवाल का आंसर हमें नहीं आता, मैथ में खासकर। तो इसलिए साथियों मैथ को सबसे अंतिम में आप टच करिएगा। ठीक है, और टारगेट यही बनाकर चलिएगा कि 35 सवाल हमें 38 सवाल जीके में सही करना है और 35 सवाल हिंदी में भी सही करना है और मैथ में केवल 15 सवाल और साथियों रीजनिंग में कम से कम 50 सवाल का टारगेट लेकर चलिएगा, यानी 270 नंबर का टारगेट लेकर चलिएगा भाई। 135 सवाल ठीक करने का प्रयास। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। बिरह से उत्पन्न अग्नि, बिरह से उत्पन्न अग्नि को क्या बोलेंगे? तो बिरहाग्नि बोलेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। 19-20 होना, 19-20 होने का मतलब जानते हैं करीब करीब एक समान। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, करीब करीब एक समान होना, 19-20 होना। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प कौन सा है?
हमारे यहाँ का बनिया हमेशा शुद्ध वस्तु की ही बेचता है, यानी बनिया के साथ तत्सम शब्द क्या बनेगा? तो जैसे कि बनिया क्या होता है भाई? एक व्यापारी होता है, सौदागर होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को भाई वणिक बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। दोनों भाइयों में घनिष्ठ संबंध है। देखिए भाइयों तो ठीक है भाई, और दोनों भी ठीक है, संबंध भी ठीक है, लेकिन घनिष्ठ क्या होता है भाई? घनिष्ठ होता है, ठठेरा ठ होता है, ट नहीं रहता भाई, ठ रहता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका गलत वर्तनी है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मैंने यह काम स्वयं किया है, तो बताइए साथियों स्वयं कैसे आप लोग लिखते हैं? क्लियर बताइए। तो भाई स्वयं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं सही सही, इन्हें देखिए ये गलत है भाई। कौन सा सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का सही विकल्प है। सांप के काटने पर उनका जहर फैलने में बहुत कम समय लगता है। यानी साथियों आप सभी को कोष्ठक में दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का विकल्प बताना है, यानी जहर का परिवाची क्या हो गया? जैसे कि आपका जहर, तो जहर का मतलब इनमें हो जाएगा भाई कालकूट। अब कालकूट का मतलब जानते जो भयंकर विष होता है, जहर एक प्रकार का विषा होता है ना, तो इसका परिवाची क्या होगा? कालकूट। कालकूट का मतलब होता है भयंकर विष। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पहाड़ों का रास्ता दुर्गम है, तो दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव रूप ज्ञात कीजिए। आज सोनू का ब्याह है, तो ब्याह का तद्भव शब्द क्या होगा? यानी कि आज सोनू का विवाह है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो साथियों किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? अधिशासी में लगा है भाई, विनाश में भी लगा है, प्रत्याशा में प्रति लगा है, लेकिन प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है जो निश्चित शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो मांडवी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। यह वर्ड का उच्चारण स्थान बताइए। तो साथियों यह वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? तालु हो जाएगा भाई, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो साथियों रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? तो लोटा है भाई, एक रूढ़ शब्द है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो साथियों पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पाशविक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो साथियों पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पानी एक पुल्लिंग शब्द है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द इन वर्गों में किन वर्गों में आता है? तो भाई तत्सम के वर्गों में आता परीक्षा शब्द। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए वचन की दृष्टि से इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई। जैसे लता लताएं ठीक है, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखिया। तो भाई सखिया आपका देखिए बड़ी की मात्रा नहीं रहता है, छोटी की मात्रा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद बनाइए। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या बनेगा? युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लोग अपना कमेंट बॉक्स में एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे भाई। ओके, प्रयोजन में से क्या तात्पर्य है? तो साथियों प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? तो उद्देश्य भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को।
भौतिक का विलोम क्या होगा? तो साथियों भौतिक का विलोम क्या होगा? तो आध्यात्मिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, क्या बोलेंगे? दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, तो इसके लिए बोलेंगे भाई विकीर्ण। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 को सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो साथियों सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को भाई सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व हल करिए। क्वेश्चन नंबर 51 को एक निश्चित कुट भाषा में टॉपिक को WRSLF लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में वीडियो को कैसे लिखा जाएगा? अब बताइए साथियों, रीजनिंग का सवाल आ गया भाई। रीजनिंग में इस बार टारगेट यही रखिएगा कि पूरे भाई जितने भी 55 सवाल आए, 55 में से लगभग 50 सवाल तो बिल्कुल सही हम लोग कर ले जाए अपने रियल शिफ्ट में। ठीक है, और बताइएगा भी साथियों आप लोगों ने कितना स्कोर किया है भाई। ठीक है, जैसे देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे? तुरंत पहले तो लिखेंगे टॉपिक, लेकिन भाई आप अपने पेपर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे टाइम आपके पास नहीं रहेगा। तुरंत आपको हर एक अक्षर का कोड याद होगा तो आप तुरंत हल कर सकते हैं। जैसे देखिए T20 W23 यानी इसमें +3 लगा है। वो देखिए 15 R 18 +3 इसमें लगा है। P16 S 19 इसमें भी देखिए +3। I 9 होता L 12 होता +3 इसमें भी। C3 F 6 होता +3 इसमें, यानी कि हर एक अक्षर में साथियों +3 का कोड हुआ है। तो तुरंत आप क्या करेंगे? वीडियो में कर देंगे। जैसे भी 22 होता है, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 है। 25 पे कौन आता है साथियों? वाई। देखिए चारों ऑप्शन साथियों आपका वाई से शुरुआत किया है। यदि साथियों आप यदि दिमाग लगाएं तो वाईएलजी 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 वाईएलजी, ये तीनों साथियों जो पहला दूसरा तीसरा अक्षर है वो तो कॉमन है, यानी कि हमारा आंसर नहीं आएगा भाई वाई। जब हम पहले दूसरे और तीसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? हमारा वाईएलजी आएगा, लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा भाई। देखिए आई होता 9, डी होता 4, ई होता 5, ओ होता 15, तो सभी में +3 करना है ना, सभी में +3 करना है। 9 3 12 12 पे एल, 4 3 7 7 पे कौन होता है? जी होता है। 5 3 8 8 पे एच होता है। 15 3 18 18 पे आर रहता है। YLGHR देखिए किस में? बी ऑप्शन देखिए, तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ऐसा आप सॉल्व को हल करेंगे भाई। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 को दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 712 726 740 754 768 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा भाई? देखिए 712 से 726 तो +14 इसमें हुआ है। 726 से 740 तो इसमें भी +14 हुआ है। 740 से 754 इसमें भी +14 हुआ है। 754 से 768 इसमें भी +14 हुआ है, यानी कि हर एक संख्या में +14 का कोड किया है। तो साथियों क्या काम करेंगे कि 768 में हम 14 को जोड़ देंगे। कितना आएगा? 768 + 14 कितना हो जाएगा साथियों? 782 हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो देखिए डी ऑप्शन दिया भी है, राइट आंसर हो जाएंगे। 782 हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। जो भी सवाल साथियों रीजनिंग और मैथ में आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देंगे भाई। आप बिल्कुल ये डाउट लेकर नहीं चलेंगे अपने रियल पेपर में, ठीक है? देखिए आई गुणा जे का अर्थ है आई जो जे की पत्नी है। आई प्लस जे का अर्थ है आई जो जे का पति है। आई भाग जे का अर्थ आई जो जे की बहन है। आई माइनस जे का अर्थ आई जो जे का भाई है। तो व्यंजक के माइनस एल भाग एम प्लस एन में के का यम से क्या संबंध है? तो साथियों सवाल पूछा कि के का यम से क्या संबंध है। तो साथियों ये सवाल हल करने का तरीका जानते क्या है? बस आप सभी को इसमें माइनस भाग प्लस का मतलब देखना इस समीकरण में, ठीक है? कौन किसके रिलेशन लग रहा है। देखिए हल कैसे करेंगे, जैसे के माइनस एल है तो भाई आप ना ये मैथ का व्यंजक लिखेंगे नहीं भाई, ये जो आपका साइन है इस लिखेंगे, देखेंगे कि इसका मतलब प्रश्न में दिया क्या है। देखिए माइनस का मतलब देखिए अंतिम लाइन में सवाल में क्या दिया है? आई माइनस जे का अर्थ है आई जो है ना वो जे का भाई है, यानी कि आई जो है ना वो जे का भाई है। तो यहाँ पे साथियों एल जो है ना किसका भाई हो जाएगा? के का, यानी एल का भाई के हो जाएगा। इतना क्लियर? फिर देखिए भाग एम हो जाएगा, यहाँ पे भाग है तो भाग का मतलब क्या? आई भाग जे का अर्थ आई जो जे की बहन है। तो यहाँ पे साथियों एम की बहन कौन हो जाएगी? एल हो जाएगी, एम की बहन एल, ठीक है? फिर उसका लास्ट में देखिए प्लस एन दिया है। प्लस का मतलब देखिए आई प्लस जे का अर्थ है आई जो जे का पति, यानी कि एन का पति कौन हो जाएगा भाई? एन का पति एम हो जाएगा, ठीक है? यानी कि साथियों एन तो सिंगल बच गया तो इसको अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं हो गया, ये मेरे पति हो गए, यानी कि मैं कोई लड़की हूँ भाई। सवाल को आपको समझा रहे भाई, ठीक है? उसका देखिए एन जो कि मैं होगी भाई,
मेरे पति हो गए एम, मेरे पति के बहन, मेरे पति बहन के भाई, यानी कि सब देखिए मेरे पति की बहन, यानी ये दोनों एम एल आपस में क्या भाई भाई बहन है, भाई बहन है तो इनका भाई भी के है। सवाल क्या पूछा, के का यम से रिलेशन पूछा है साथियों, के का एम से रिलेशन क्या पूछा, यानी कि तीनों आपस में क्या ये भाई बहन है तो क्या है, लेकिन देखिए के का यम से पूछा यानी भाई है तो यानी इसका भाई तो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि देखिए मैं हो गया लास्ट वाला एन, मेरे पति है एम, मेरे पति की बहन एल, मेरे बहन के भाई यानी मेरे पति के बहन के भाई के, यानी क्या लगेगा भाई के का यम से भाई है तो लगेगा भाई, है ना। तो इस साल का भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आप सभी को ये सवाल, तो इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए, पी टी वाई पी सी जी के क्वेश्चन मार्क। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्त मेरे, पी टी वाई, ठीक है, इसका रिलेशन टी वाई पी। ध्यान से देखिए केवल अक्षर को इधर उधर लिख किया है, जैसे पी को देखिए यहाँ पे लिख दिया है, वाई को यहाँ पे लिख दिया है, टी को यहाँ पे लिख दिया है। देख लीजिए भाई यही समीकरण आपको बनाना है सी जी के में। कैसे है, सी जी के ऐसे था ऐसे था ना भाई, कि कैसे था, एक सेकंड भाई, पी टी वाई पी ऐसे था बिल्कुल, सी जी के ऐसे ऐसे, सी यहाँ पर, के यहाँ पर, जी यहाँ पे, यानी जी के सी देखिए सी ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ये सवाल समझ में आ चुका होगा भाई। इसी बात पे आप क्लास को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और एग्जाम डेट कमेंट बॉक्स में जरूर क्लियर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, 15, 17, 21, 29, 45। ये तो आसान सवाल लग रहा है, नंबरों का श्रृंखला 15, 17, 21, 29, 45, 15, 17 प्लस 2, 17 से 21 प्लस 4, 21, 29 प्लस 8, 29 से 45 प्लस 16। देखिए 2, 4, 8, 16, यानी दो का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो इसी प्रकार मेरे दोस्त 16 का दुगना 32, यानी कि 45 में आपको 32 जोड़ना है, कितना होगा 5 2 7 4 3 7, यानी 77 आएगा, 77। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, बताइए साथियों। 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है, सिंपल सा, यानी 8 के बाद विषम संख्या एक 9 आ जाएगी, 11 होगा, 13 होगा, यही होगा ना भाई, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, बस, क्योंकि भाई इसके बाद 29 आया, क्योंकि हमें 28 तक बताना है। तो अब औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, टोटल जितने संख्या उससे भाग करा देते हैं। पहले देखते हैं कि 8 और 28 के बीच में कितने विषम संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पद हैं। अब इसको जोड़िए, टोटल करना पड़ेगा आप सभी को, तो इसको हम जोड़ते हैं। देखिए 9 11 20, 20 13 33, 33 15 48, 48 17 65, 65 और 19, 65 में 15, 80 4 84, 84 21 कितना होगा 105, 105 23, 128, 128 और 25 कितना होगा 128 25, 153 27, 180 हो जाएगा। तो 0 0 काट दिया, 18 औसत हो जाएगा भाई। तो 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 18 होगा, ऑप्शन है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब सभी को समझ में आया, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। 4/11 और 16/33 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, बताइए साथियों। भाई आप सभी से महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो क्या करेंगे, जैसे कि 4/11 दिया है और 16/33 दिया है, तो इसका क्या पूछा है आप सभी को, महत्तम समापवर्तक यानी HCF पूछ दिया है। तो क्या करेंगे, जो अंश है इसका क्या निकालेंगे साथियों, मौसा निकालेंगे, ठीक है, इसका मौसा निकाल लीजिए, और जो इसके बटे में है यानी डिनोमिनेटर इसका क्या निकालिए, लसा निकाल लीजिए। यदि लसा पूछता तो ऊपर का लसा रहता, नीचे का मौसा निकालते। देखिए मौसा पूछा तो ऊपर का पहले आप मौसा निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे, और नीचे जो संख्या इसका LCM निकालेंगे।
तो 4 और 16 का बताइए कितना हो जाएगा मौसा। तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, क्योंकि साधु 4 16 है, 4 से दोनों पूरी तरह से भाग चला जाएगा। और 11 13 का एलसीएम कितना होगा, 11 13 का 1 सेकंड भाई 33 है। ये तो 33 से 16/33 है भाई, ठीक है। तो सातों महत्तम है, तो ऊपर का क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग मौसा न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे भाई, लसा निकाल लेंगे। तो 4 16 का याद रखिए मौसा कितना होता है, 4 होता है, और 11 33 का एलसीएम कितना होता है भाई, 33 होता है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 4/33, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। यदि A/B बराबर 4/5 और B/C बराबर 3/8 तो ABC ज्ञात कीजिए। तो इस सॉल्व को तुरंत हल करिए भाई। ए जो पूछा इसी को लिख लीजिए, ABC। तो AB देखिए कितना दिया है, 4/5 दिया है, BC कितना दिया है, 3/8 दिया है। तो भाई इसको 5 को इधर बढ़ा लीजिए C की तरफ, और 3 को यहाँ बढ़ा लीजिए। अब सीधे सीधे गुणा करिए, 3 चौका 12, 3 5 15, 8 पंजे 40। तो क्या होगा, 12 15 40। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना भाई। यदि कोई भी सवाल पे आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। 413 भाग 7 20 + 8 × 5 - 59 का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो साथ ब्रैकेट को हल करेंगे आप लोग, है ना। 413 भाग 7 ब्रैकेट को हल कर लेते हैं हम लोग। जस्ट देखिए 8 पंजे 40, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40, 40 20 60, 60 में से 59 घटाएंगे 1, यानी भाई ब्रैकेट को पूरा हल करने में केवल 1 आया। अब देखिए 413 भाग 7 गुणे 1, तो 413 भाई भाग करेंगे पहले, तो यहाँ से 1 आया, 7 का भाग 413 में दीजिए कितना आएगा, 7 5 35, 41 में से 35 गणित 6 63, यानी 7 9 63 गुणा 1। तो आंसर भाई देखिए केवल 59 ही आ गया, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, सभी को समझ आया ये सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 है और अंकित मूल्य 4000 है तो छूट कितना होगा, बताइए सर। छूट प्रतिशत पूछा है, फार्मूला क्या है। जैसे कि विक्रय मूल्य देखिए आपका साथ सेलिंग प्राइस 2800 दिया है, अंकित मूल्य यानी जो मार्केट प्राइस है वो कितना दिया है, 4000। फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला MP - SP अपन में MP और इंटू 100। तो देखिए MP - SP यानी 4000 में से 2800 माइनस करेंगे तो 1200, अपन में MP कितना 4000 मल्टीप्लाई 100। इसको हल करिए, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 4 3 12, 3 10 में 30। तो छूट प्रतिशत कितना होगा, 30%। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक निश्चित कुट भाषा में फोर्स को 83,052 लिखा जाता है, गेम्स को 42,761 लिखा जाता है और फोरम को 089,57 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा बताइए साथियों। ये ज़बरदस्त सवाल है, इस बार अलग ये सवाल दिया थोड़ा सा हट के। मान लीजिए यही सवाल आपके पेपर में आ गया तो क्या करेंगे आप लोग। तो दोस्त मेरे सबसे आसान भाषा बताएं, देखिए सी पूछा है तो सी देखिए किस में है, बस यही आपको देखना है। तो देखिए सी इसमें है ना, सी इसी में, यानी कि हमारा आंसर देखिए इसी में मिलेगा, हमारा आंसर इसी मिलेगा भाई। क्योंकि और देखिए किसी में सी अक्षर है नहीं भाई, केवल फोर्स में सी है। अब साथियों हमें हर जो देखिए फोर्स में कौन कौन, पहले इनका कोड लिख लेते हैं, 83052, दूसरे का कोड 42,761, तीसरे के कोड 08957। हमारा आंसर देखिए इसी मिलेगा भाई पहले वाले में, क्योंकि पहले वाले हमारा सी है फोर्स वाले में। अब देखिए अब नंबर को एलिमिनेट करें, देखिए 8 यहाँ पर है पहले वाले में, दूसरे के वाले में 8 है तो एलिमिनेट हो जाएगा। 0 देखिए इसमें है, 0 इसमें हट जाएगा। फिर 2 देखिए इसमें है, 2 यहाँ पर भी हट जाएगा। 5 देखिए यहाँ पर है, 5 यहाँ पर हट जाएगा। उसके बाद साथियों बच रहा कौन सा, 3 बच रहा केवल, तो सी का कोड क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ आया बताइए साथियों, इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62 को। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ये आपका समीकरण दिया है बराबर 35, यानी कि 35 बराबर 35 करना होगा भाई। तो ऑप्शन का सहारा लेना होगा। चलिए
तो पहला ऑप्शन को उठाते हैं भाई, 15 और 22 को बदलते हैं इस समीकरण में, उसके बाद हल करते हैं, देखते हैं क्या 35 आता है। 15 पहले 15 तो 35 22 हो जाएगा, 15 की जगह हमें 22 करना होगा, माइनस 26 प्लस 13 गुणे 22 है तो 15 कर देंगे, भाग 5 बराबर 35। समीकरण बन के तैयार हो चुका, इसमें बोर्ड में स्कीम लगा दीजिए। 22 माइनस 26 प्लस 13 गुणा 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार में, 22 माइनस 26 प्लस 13 39। अब देख सकते ये प्लस 39 ये प्लस 22 है, पहले प्लस होता है भाई, कितना आ जाएगा 39 में आप 22 जोड़िए, 9 2 11 3 2 5 1 6 और 26, यानी साथ देखिए 61 में से 11 में 6 गुणा 5, 5 में से 2 गुणा 3 यानी 35। तो यही तो देखिए हमें आंसर लाना था, 35 बराबर 35 आ गया कि नहीं, यानी 15 और 22 बदलने से ही हमारा आंसर आ गया मेरे दोस्त। क्लियर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। बांग्लादेश का संबंध टका से, अर्जेंटीना का संबंध पेसो से, तो जापान का संबंध भाई, बांग्लादेश का मुद्रा टका, अर्जेंटीना का पेसो, जापान का क्या एन है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। 5 मित्र है पी बी सी जी और एच, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज जैसे है भाई, ठीक है, केंद्र बीच में 5 मित्र बैठे हैं भाई, 1 2 3 4 5 लोग। तो ये सवाल को हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे। जस्ट देखिए बी जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो साथियों जो बी है ना वो सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ऐसा काम करिए सी को यहाँ बैठा लीजिए, बी को यहाँ बैठा लीजिए भाई, इसके बाईं ओर बैठना आना चाहिए। लेफ्ट में, बायां का मतलब होता है लेफ्ट, राइट का मतलब होता है आपका दायां, तो सी के ठीक बाईं ओर बी बैठा है, तो हमने बैठा दिया, देखिए सी को यहाँ बैठाया तो इसके जस्ट लेफ्ट में बी को बैठा दिया, क्योंकि सभी व्यक्ति जो बैठ रहे हैं यानी जो 5 मित्र बैठ रहे हैं वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई साहब, सवाल बोल दिया है जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई, ये तो अच्छा सवाल हो गया भाई। उसका देखिए अब अगला लाइन को हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर मेरे दोस्त एच जो है वो पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, यानी कि साथियों हम एच को यहाँ बैठा लेते हैं भाई, एक सेकंड, पी के दाईं ओर से, तो ऐसा काम करते हैं पी को हम यहाँ बैठाकर भाई एच को यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि पी को यदि हम यहाँ बैठाइए तो इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान में देखिए एच आ जाएगी कि नहीं। सवाल बोल दिया है कि जी और एच सी के बगल में नहीं आने चाहिए भाई, ठीक है, यानी कि जी यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए सवाल बोल दिया है जी और एच सी के बगल में नहीं आने चाहिए, तो पी आ गया, बी आ गया सी के बगल में, जी और एच नहीं आए भाई, सवाल पूरा हो गया। क्या दिया है सवाल, अंतिम लाइन पढ़िए, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर पी बैठा है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65 को। इस सवाल को हल करिए। 2 संख्याएं 6:17 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं का योग 92 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो साथियों मान लीजिए एक संख्या 6x है और दूसरी की संख्या 17x है। यदि दोनों संख्याओं का योग यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग 6x प्लस 17x बराबर 92 कितना होएगा, 17 6 23x, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे पहले, तो x की वैल्यू क्या होगा 92/23 यानी 23 चौका 92 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो x का वैल्यू 4 आया। सवाल क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो 17x माइनस 6x कितना हो जाएगा भाई 11x, x का वैल्यू कितना निकाला 4 यानी 44 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, बताइए अंतर पूछा था 17x में से 6x को माइनस करेंगे तो 11x आ जाएगा। अभी x का वैल्यू आपको पुटअप करना होगा क्योंकि x का वैल्यू आपने 4 निकाला है, ठीक है, पहले दूसरे लाइन की मदद से। क्लियर हुआ। चलिए भाई आखिरी सवाल को हल करिए आप सभी लोग इस सेशन का। यदि 23 27 36 22 सी और डी का औसत 28 है तो सी और डी का औसत कितना होगा भाई बताइए। औसत तो पहले सबको जोड़ेंगे आप, 23 27 प्लस 36 प्लस 22 प्लस सी प्लस डी, और टोटल कितने भाई पद हैं 1 2 3 4 5 6, और इनका औसत कितना दिया 28 दिया है। क्लियर, अब सभी को जोड़िए देखिए कितना आता है 23 27 50 50 36 86 86 और आपका 22 86 22, तो गुरुजी आपका कितना हो जाएगा भाई 104 86 108 हो जाएगा क्या। 23 27 तो यहाँ पर देखिए सभी 50 हो गया, 50 और 36 या 26, एक सेकंड भाई वही तो कह रहे हैं भाई,
गलती हो गया भाई, 1 सेकंड, 36 है भाई। 36 + 22 + C + D बराबर 28। और अपान में साथियों कितना है, 1 2 3 4 5 6 6, तो 23 27 50 50 36 86 86 22 आपका कितना हो जाएगा, 86 में 14 108 108 + C + D। और साथियों ये 6 का मल्टीप्लाई भाई 28 में हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 6 48 का 4, 6 दूनी बार 4 16 168। ठीक है, 168 आया। उसके बाद साथियों यहाँ से क्या करेंगे, C + D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 168 में से, 1 सेकंड भाई, 168 में से आप 108 को माइनस करेंगे ना, कितना हो जाएगा साथियों, माइनस करिए, 60 आ जाएगा, 60 आएगा। अब 60 आया तो साथियों ऐसा काम करिए कि देखिए C + D बराबर 60 है, दोनों का औसत पूछा है, तो क्या करेंगे भाई, 60 का आधा कर देंगे ना, तो 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। लेकिन साथियों हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है भाई। तो C और D का औसत कितना होगा, 30 आएगा भाई। भाई C + D का वैल्यू 60 है, तो C और D का औसत पूछा है, तो कितने पद हो जाएंगे, टोटल पद, और टोटल कितने, 2 पद है, यानी कितना हो जाएगा, 30 होगा ना औसत इसका। तो बस यही आपका आंसर हो जाएंगे। तो हल करने का तरीका, बस लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, तो साथियों ये फाइनली 66 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी का इन 66 सवालों में से कितना स्कोर बना। सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा। और भाई आप अपना एग्ज़ाम डेट जरूर बताइएगा भाई। प्लस क्लास में आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू भाई। खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और 2 दिन में सिलेक्शन लीजिए भाई। जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो साथियों आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।